Hello everyone, welcome back. So in this video we'll talk about conservative and non-conservative forces. Okay. So before I get into the details, I want you to do a supporting example. Okay. कि मतलब ये एग्जाम्पल थोड़ा मेरे को क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली कि यार ये किस चीज़ की बात हो रही है. ठीक है. तो सपोज करो किसी एक पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आता हूँ यार. पॉइंट बी है ना. हाँ ठीक है. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आता हूँ. पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3 डायमेंशन में मोशन हो रहा है. सो तो कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4. सो ऑब्वियसली द यूनिट इज गोइंग टू मीटर, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. सो इट्स मोशन is in 3D, x, y and z. So from point A to point B, where point B is 1, 2, 3, and the agent जो मतलब जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की वैल्यू है 2y plus 3j plus 4k. So you should be able to see that this force is constant here. ठीक है. फोर्स है मेरे पास एक और एक पार्टिकल को मैं ए से बी लेके आ रहा हूँ. मेरे को वर्क डन पूछा है. फिर वर्क डन निकालने के मेरे पास जो सबसे फंडामेंटल फॉर्म है वो फंडामेंटल फॉर्म क्या है? वर्क इज इक्वल टू वर्क एफ डॉट डी आर. अगर मैं सबसे बेसिक फॉर्म में बोलूँ तो एफ डॉट डी आर, वेर आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम आर आई टू आर एफ. इफ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन सिंगल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट हैज टू बी दिस वन. ओके. सो एफ डॉट डी आर फ्रॉम आर आई टू आर एफ. अब यहाँ पे आर आई तुम्हारा सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, केवल एक्स की बात हो सकती है. तो एक्स इज इक्वल टू 2 टू एक्स इक्वल टू 3. सो इन दैट केस जो डी आर इज गोइंग टू बी डी एक्स. और मेरे पास 2 डायमेंशन की बात हो सकती है. 2 डायमेंशन में क्या होगा? यहाँ पे r में x, y होगा और यहाँ पे भी x, y होगा. एंड इन दैट केस dr इज गोइंग टू बी dxi प्लस dyj. ओके. सो इन जनरल अगर मैं इसकी बात करूँ, इन जनरल मैं इसको क्या लिखूंगा? w इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ri इज इक्वल टू व्हाट? सम xi, yi, zi टू rf. क्या हो जाएगा तुम्हारा? पोजीशन वेक्टर के जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स होंगे. सो इज गोइंग टू बी xf, yf एंड zf. Okay, or maybe I can just write it at Ri, no problem. So Ri, Rf, and this is going to ijk for the time. Okay, so f को मैं क्या लिख सकता हूँ? f को लिख सकता हूँ ना मैं fxi plus fyj plus fzk. ये मैंने क्या किया? फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया 3 कॉम्पोनेंट में. सिमिलरली मैं dr को क्या लिख सकता हूँ? dr तो पहले सबसे पहले मैं लिख देता हूँ. dr क्या है? dr डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन 3 डायमेंशंस. ओके. सो अगर मेरे पास सपोज केवल ऐसे एक डायमेंशन में होता है तो मैं उसको लिखता हूँ dx. अगर मेरे पास 2D में अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dx कॉम्पोनेंट लिख सकता हूँ, मैं एक dy कॉम्पोनेंट लिख सकता हूँ. सिमिलरली अगर मैं 3D में हो रहा है तो मैं उसको dx, dy, dz 3 कॉम्पोनेंट लिख सकता हूँ. सो dr कैन बी रिटन एज dxi प्लस dyj प्लस dzk. अगर मेरा बॉडी केवल x में मूव कर रहा है, y में मूव नहीं कर रहा है, z में मूव नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस dy dz क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी dxi. और सपोज करो केवल x और y मूव कर रहा है तो क्या होगा? dx होगा कॉम्पोनेंट, dy कॉम्पोनेंट होगा, dz कॉम्पोनेंट नहीं होगा. आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस, सो देयर इज नो नीड टू गो इनटू लाइक रिपीटेटिव डिटेल्स. सो दिस कैन बी रिटन एज डॉट dxi प्लस dyj प्लस dzk. ठीक. तो अगर मैं फिर से इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या लिखूंगा मैं? वर्क इज इक्वल टू fx डॉट dx i डॉट i1 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? fx dx. ठीक है. और इसका करस्पॉन्डिंग जो मेरा x का चेंज है क्या होगा? xi टू xf. ठीक है. प्लस सिमिलरली fy नॉट fz, fy dy और इसका करस्पॉन्डिंग लिमिट yi टू yf प्लस fz dz zi टू zf. तो यार ये मैंने ओपन करके रख दिया इसको. ठीक है. f डॉट dx को. तो अगर मेरे पास 3 डायमेंशन मोशन हो रहा है तो मेरे को लिमिट करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लगा दूंगा मैं और मेरे को वर्क डन मिल जाएगा. तो अब देखो प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम मेरे पास वही है. सीधे सीधे क्या करना है? 2i प्लस 3j प्लस 4k है और मैं 2, 3, 4 से 1, 2, 3 पे आ रहा हूँ. ठीक है. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे वर्क डन बनेगा यहाँ पे fx कितना है? fx इज इक्वल टू 2, fy इज इक्वल टू 3 एंड fz इज इक्वल टू व्हाट? 4. एंड द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम 2 टू 1. 2 टू 1 तो यहाँ पे xi कितना होगा? 2 होगा और xf कितना होगा? फाइनल 1 होगा. ठीक है. सो दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? 2 fx dx, 2 dx गोइंग फ्रॉम व्हाट? 2 टू 1. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. इसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं फालतू का कैलकुलेशन. इसको एक दूसरा तरीका भी करने का, बस डॉट डॉट लेके उसको अभी करते हैं फिलहाल के लिए. तो ये 2 dx. सिमिलरली fy कितने? 3 है. सो 3 dy उसका लिमिट लगा दो 3 से 2 तक
और थर्ड है 4dz, उसका लिमिट कितना हो जाएगा 4,3, 4 से 3। देख लो यार, ये तुम्हारा fx, ये तुम्हारा fx हो गया, ये fy हो गया, ये fz हो गया, 2 3 4, और इसका लिमिट 2 से 1, दूसरे का लिमिट 3 से 2, और थर्ड का लिमिट 4 से 3। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा मेरा, ये आएगा 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में x 2 से 1 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -2, सो दिस इज गोइंग टू -2। सिमिलरली आई थिंक 3 बाहर आएगा, और 2 - 3 इज गोइंग टू बी -1, and -1 into 3 is going to -3. Similarly 3 to 4, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1, और 4 into -1 is going to be -4। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 3 7 2, so this is going to be -9 joules. So work done by the force going from point A to point B is -9 joules. इसको सीधे सीधे क्या कर सकता था मैं, ये भी कर सकता था। अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड करना हो तो मैं क्या करूँगा, F.ds, ठीक है, work done is equal to F.ds, and since this force is constant I can just take it outside integration. This is going to be F बाहर आ जाएगा, and integration of ds is going to be just displacement. So F dot displacement, this can only be done when the force is constant. Okay, so F.ds कर दिया, F कितना है भाई 2y plus 3j plus 4k, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा 2, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आऊँगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ज्वाइन करूँ तो ऐसा आएगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट अगर एस वेक्टर में बोलूँ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो सबका, 1 - 2 ये हो जाएगा -i, 2 - 3 हो जाएगा -j, और 3 - 4 हो जाएगा ये -k। तो मेरा एस वेक्टर हो गया -i - j - k, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यू जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दैट। सो -i - j -k के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा -2 -3 -4, आई मैंने ले लिया सब कुछ, 4 3 7 2 9, सो दिस इज गोइंग टू अगेन -9 जूल्स। ओके, तो ये कैलकुलेशन में ध्यान दो कि यार मैंने कहीं पे भी ना ये नहीं चूज़ किया कि ए से बी जब मैं जा रहा हूँ तो भाई मैं इस पाथ से होके जा रहा हूँ, या फिर मैं इस पाथ से होके जा रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लेके कोई पाथ लेके जा रहा हूँ, ये मैंने मेंशन ही नहीं किया। दैट इज दिस वर्क दैट आई कैलकुलेटेड, it is -9 joule, and it was not mentioned, I did not choose any particular path for this calculation, so this is supposed to be a path independent work done, ठीक है। सो जहां पर भी वर्क डन तुम्हारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू बी कॉन्जर्वेटिव का डेफिनेशन क्या होगा, कॉन्जर्वेटिव फोर्स where work done is independent of path taken, और वहीं पे अगर पाथ पे अगर डिपेंड करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्जर्वेटिव। सो नॉन कॉन्जर्वेटिव, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी हियर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। सो नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा भाई, ये नॉन कॉन्जर्वेटिव basically where work done is dependent on the path taken, okay। So I'll just write it here, dependent work done, WD, dependent on path taken, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया कि जब कहीं मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता हूँ, और मैं पॉइंट ए से पॉइंट में किसी पाथ से जाऊँ, या फिर इससे जाऊँ या फिर मैं इससे जाऊँ, ये पाथ 1 बोलो, उसको 2 बोलो, उसको 3 बोलो, इट डज नॉट मैटर फॉर द फोर्स कि तुम किस पाथ से जा रहे हो। तीनों ही केस में अगर वर्क डन मेरा सेम होता है, सो इन दैट केस दैट फोर्स इज सपोज टू बी कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। सो इन दिस केस वर्क 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू वर्क 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू वर्क 3, ठीक है। अब इस कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो तुम्हारा सबसे पहले हो जाएगा या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है एग्जाम्पल में, स्प्रिंग फोर्स। सेकेंड है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स। Then in 12th class you are going to see one more force is there, and that is called the Coulomb's force, वो जो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, और भी हो सकते हैं लेकिन सिलेबस में शायद इतना ही है। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कूलॉम्स फोर्स हो गया। अगर मैं नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक लो बॉडी यहाँ पे, ठीक है, m, और इसका कोफिशिएंट ले लो न्यू। अब मैंने बॉडी को बोला कि भाई ए से मेरे को आना है कहाँ पे, बी पे आना है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज x0 है,
और एक और पॉइंट मैंने चूज किया C, उसके बीच में भी डिस्टेंस है कितना, x0 है, ठीक है। सो मेरे को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है, तो मैं दो पाथ चूज कर सकता हूँ। एक तो मैं डायरेक्टली A से भी चला जाऊँ, ठीक है। उस केस में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस 1 इज गोइंग टू बी व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करना, फोर्स भाई मेरा जब A से B जाएगा तो मेरा फ्रिक्शन पीछे की तरफ लाएगा और डिस्प्लेसमेंट मेरा आगे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क डन कितना, मतलब एंगल कितना हो, एंगल होगा यहाँ पे 180 डिग्री, ओके। सो इन दैट केस इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा न्यू एम जी, ओके। सो न्यू एम जी द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एक्स नॉट। अब कॉस यहाँ पे कितना, कॉस 180 होगा क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, सो कॉस 180 इज गोइंग टू बी -1। सो डब्ल्यू एफ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन in path 1 is going to be minus nu mgx, and I'm going from where, I'm going from A to B. Now take the second case where I want to go from point A to point B, but I'm going first from point A to point C, then back to B, okay. So work done by friction in case 2 where I'm going from point A to point C and then I'm coming back to point B, okay. So in this case I'm going from point A to C टू बी, एंड गोल मेरा यही है कि मेरे को बी तक पहुंचना है, ठीक है। सो ए से सी से बी, इस केस में पहले तो मैं ए से सी जाऊंगा, उस केस में वर्क डन कितना होगा, माइनस न्यू एम जी 2x, क्योंकि ये ए से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है 2x नॉट, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस न्यू एम जी इंटू 2x नॉट, एंड देन अगेन आई एम कमिंग फ्रॉम सी टू बी। जस्ट बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम सी टू बी डज नॉट मीन कि मेरा यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, कि मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। जब मैं सी से बी आऊंगा तभी भी मेरा फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना यार, फ्रिक्शन अब मेरा राइट हैंड साइड में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो रहा है, सी से बी अगर मैं जा रहा हूँ तो सी से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो किधर है मेरा, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं सी से बी देख रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, फ्रिक्शन मेरा आगे की तरफ लग रहा है, so in this case again my angle is going to be 180 degree, so in that case work done, so this was your what, this was your work, the work done by friction, I'll just write it down, work done by friction from A to C, and then I want to find work done by friction from C to B, तो C to B वर्क डन कितना हो गया, C to B अगेन मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस न्यू एम जी इंटू एक्स नॉट, क्योंकि C से B मेरा जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो एक्स नॉट है और फोर्स तो मेरा फिर वही लगेगा माइनस न्यू एम जी एक्स। सो इन दिस केस द वर्क डन टोटल इज गोइंग टू बी व्हाट, -3 न्यू एम जी एक्स नॉट। तो देखो यार यहाँ पे ये और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। इसमें माइनस न्यू एम जी एक्स आया, इसमें -3 न्यू एम जी एक्स नॉट आया, ठीक है, मतलब वही एक्स नॉट दोनों केस में, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज इन दिस केस द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन, ठीक है। तो अब यार पाथ पे अगर डिपेंड करता है ना तो इसका एक रिजल्ट आता है, वो उसको बोलते हैं कि वर्क डन इन अ लूप इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज गोइंग टू बी 0। अब वो कैसे आया खुद सोचो। फिलहाल के लिए हम एग्जांपल वही लेते हैं कांस्टेंट फोर्स का, क्योंकि जितने भी तुम्हें दिखेंगे यहाँ पे 12th क्लास तक 11th-12th में जितने भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स जो दिखेंगे वो तुम्हें सारे कांस्टेंट फोर्सेस से दिखेंगे, ठीक है। सो ए से बी अगर मैं गया, ए से बी गया फिलहाल के लिए, तो मेरा वर्क डन क्या आया था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो एफ में बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या लिखूंगा मैं, एफ डॉट आर बी माइनस आर ए, क्योंकि डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर होगा, और आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज गोइंग टू बी आर बी माइनस आर ए। द वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी टू अगेन आई एम टेकिंग फोर्स कांस्टेंट लिया, बाहर ले लिया, एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, नाउ द लिमिट इज गोइंग फ्रॉम B to A because I'm coming from B to A. So in this case, the work done is going to be what? F dot R A minus R B. You should be able to see कि यार यहाँ पे ये जो है ना वर्क जो बी ए निकाला है मैंने और वर्क ए भी निकाला है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। सो अगर मैं इसमें वर्क डन टोटल बोलूँ मैं, ठीक है, वर्क डन टोटल गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक फ्रॉम बी टू ए इज गोइंग टू बी वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू ए, और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल्दो आई हैव टेकन दिस कैलकुलेशन, आई हैव डन दिस कैलकुलेशन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, दिस होल्ड्स गुड इन एनी गिवन फोर्स। लाइक अगर फोर्स मेरा वेरिएबल भी शायद चल रहा है
तब भी मेरा वर्क डन मैं यहाँ पे लूप में अगर मैं लूँगा तो मेरा 0 आएगा। वो तुम्हें आगे दिखेगा वो कूलम्स फोर्स में। कूलम्स फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है, बट उसका भी वर्क डन सिंस वो कंजर्वेटिव है, उसका वर्क डन एक लूप में हम करेंगे तो वो 0 आता है। वो 12th में आगे बात आगे चलेगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए जस्ट कीप इन माइंड कि फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन बाय दैट फोर्स इन अ लूप इज गोइंग टू बी 0 एंड दैट फोर्सेस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। तो अगर तुम्हें सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज अगर ध्यान में रखनी है इस वीडियो से, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से, तो एक तो ये कि भाई कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव का वर्क डन इन अ लूप इज इक्वल टू 0 एंड वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अगर मेरे को डिफरेंस बताना है तो यार नॉन कंजर्वेटिव सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अगर वर्क डन कंजर्वेटिव में 0 होता है तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, नॉन 0 होगा। कंजर्वेटिव में अगर लूप में 0 होता है तो नॉन कंजर्वेटिव में उसका नॉन 0 होगा। और वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दो डिफरेंस में ये भी मिल जाएगा। जो फालतू से क्वेश्चंस आते हैं ना बोर्ड्स में कि डिफाइन और राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बस ये पता है कि कंजर्वेटिव ये दोनों सिनेरियो होता है तो नॉन कंजर्वेटिव बस क्या कर देना, उसका ऑपोजिट कर देना, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ नॉन कंजर्वेटिव में, तो एक फ्रिक्शन हो गया, और एक और फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम आगे जाकर देखोगे विस्कस फोर्स, वो भी दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक तो हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, पता नहीं यार लिखा नहीं जा रहा सही से, फ्रिक्शन फोर्स, और सेकंड है मेरा विस्कस फोर्स। तो ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और कंजर्वेटिव की बात करूं मैं, कंजर्वेटिव की बात करूं तो एक मेरा हो गया स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, दूसरा हो गया ग्रेविटी, तीसरा हो गया कूलम्ब। शायद मैंने बताया था ये, ठीक है, तो हटा देता हूँ ये, ठीक है। स्प्रिंग, ग्रेविटी एंड कूलम्ब ये तुम्हारे कंजर्वेटिव हो गए, और फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स तुम्हारे नॉन कंजर्वेटिव हो गए। अब इसकी जो कहानी है ना, ये जो बहुत मोटी मोटी जो कहानी हर चीज़ के टॉपिक पे इन्होंने दे रखी होती है बुक में, वो थोड़ा बुक से थोड़ा देख लेना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, कि कुछ और कहीं पे कोई फोर्सेस वगैरह मिल जाए, कुछ और रिलेटेड तुम्हें चीज़ें देखने को मिल जाए, बट कोर कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है तुम्हारा, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विथ दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।